नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र यादव जी और नेशनल वाटर अवार्डी हैं। बहुत शिक्षा जगत से भी जुड़े रहे हैं। खेल एवं युवा मंत्रालय का एक विभाग है नेहरू युवा केंद्र। बाकी सारी बातें डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और आज का जो हमारा खास शो है वो रहेगा कनेक्टिंग यूथ, क्योंकि ये यूथ के बहुत करीब रहे हैं। बहुत करीब से इन्होंने यूथ को समझा है और बहुत सारे यूथ को तराशा है अपने शब्दों के ज्ञान से। मैं कह सकता हूँ कि अनुभव की खान है, क्योंकि हमने भी इनके साथ जुड़ कर के बहुत सारे काम किए हैं। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि मेरे गांव के, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा पत्रकार हैं मेरे गांव कुंवारी में डॉक्टर साहब। और उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा योगदान रहा है नेहरू युवा केंद्र का, क्योंकि उसने एक मंच प्रदान किया, सोशल एक्टिविटीज़ हुई, बहुत सारे काम हुए जिसके जरिए जनता के बीच में हम पहुँचे। मंचों पे हमने अपना अभिनय के माध्यम से जो संदेश था वो दिया, और उसका कहीं ना कहीं जो सारा श्रेय है वो डॉक्टर नरेंद्र यादव जी को ही जाता है, क्योंकि ये लंबे समय से हिसार में NYK के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहे हैं और इनकी देखरेख में, इनके सानिध्य में बहुत सारे हमने काम किए हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार संजय जी। डॉक्टर साहब, पहले तो 2 मिनट में आप अपना परिचय दे दें कि आप किस किस पोस्ट पे रहे और कब से कब तक का आपका ये सफ़र था, ये बताएं प्लीज़। मेरा नाम नरेंद्र यादव है और मैं नेहरू युवा केंद्र में डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के पद पर मेरी नियुक्ति हुई 1992 में। और उसके बाद विभिन्न ज़िलों में होते हुए और हरियाणा के लगभग सारे ज़िलों में काम किया। सबसे पहले मैंने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले से अपनी सेवाएं शुरू की थी, फिर दिल्ली में, उसके बाद हरियाणा के विभिन्न ज़िलों में काम किया। लेकिन हिसार एक ऐसा ज़िला रहा जो मेरा, मतलब ये कह सकते हैं कि गृह ज़िला तो नहीं है, लेकिन कर्म के हिसाब से वो गृह ज़िला हो गया जी। और उधर से फिर पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और रेवाड़ी, कई ज़िलों में काम किया। और फिर मैं नेहरू युवा केंद्र में डिप्टी डायरेक्टर के पद पे रहा और फिर कुछ दिन स्टेट डायरेक्टर का चार्ज भी मेरे पास रहा चंडीगढ़ में जी। और युवाओं के साथ बहुत काम किया संजय जी। जी। युवाओं के साथ काम करने में आनंद भी आता है। और नेहरू युवा केंद्र जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो उसके साथ युवाओं को बेहतरीन अवसर मिलते हैं, बहुत बेहतरीन काम करने का मंच भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपसे पूछूं, तो जो मैंने एक शब्द बोला भाई नेशनल वाटर अवार्डी, इसके पीछे की कहानी, इसके जैसे कहाँ तक कैसे हम पहुँचे? नेशनल वाटर अवार्ड जो है ये एक कैटेगरी है जिसमें वाटर कंजर्वेशन के लिए एजुकेशन की या जागरूकता, जिसको हम एक्टिविटी कहते हैं, उसमें काम करना। अच्छा। और उसमें लोगों को जागरूक करना कि जल संरक्षण को लेकर। तो ये कहानी ये भी यहीं हिसार में शुरू हुई और हमने शुरुआत लगभग 2006 या 2005 में इसकी शुरुआत की थी वाटर कंजर्वेशन की, जब लोग ये कहते थे कि पानी की तो कमी हो ही नहीं सकती, ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये तो इस कार्यक्रम की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो 2005 में हमने ये कार्यक्रम शुरू किया और वाटर मैन के नाम से जाने जाने वाले हमारे प्रिय साथी राजेंद्र राणा जी, जो मैग्सेसे से अवार्डी भी है, उनको हमने बुलाया था, शायद संजय जी आपको मुझे ध्यान है सर। तो हमने डाया गांव से ये कार्यक्रम शुरू किया था और डाया गांव से शुरू करके पूरे हिसार में हमने पद यात्रा की, फिर उसके बाद साइकिल यात्रा की। और उसके बाद जब हमने साइकिल यात्रा की तो हमारे साथ उस समय के तत्कालीन डिविजनल कमिश्नर थे जी, और डॉक्टर RR फूलिया जी, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया, प्रशासन ने भी बहुत सहयोग किया। लेकिन उस समय लोग वाटर कंजर्वेशन को ज़्यादा नहीं समझते थे और जल संरक्षण की बात करते थे, तो मतलब लोगों को अजीब लगता था कि ये कैसी एक्टिविटी है। ठीक बात है। तो जल संरक्षण का कार्यक्रम हमने शुरू किया। फिर उसके बाद हमने अलग अलग ज़िलों में ये गतिविधियाँ चलाई कि जल संरक्षण की ज़रूरत है, जोड़ तालाब बचाने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से जोड़ तालाबों पर लोग कब्जा कर रहे हैं, जो अतिक्रमण कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनको बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे गाँव में अगर हम देखें तो हरियाणा प्रदेश में
गंगा तो बहती नहीं है जी, लेकिन हर गांव में जोड़ तालाबों की काफ़ी अहमियत है। तो हमारे लिए तो वही जो जोड़ है वही गांव की गंगा के रूप ठीक में बात है। स्थापित है बिल्कुल। और हर गांव में जोड़ की एक अहमियत होती है, तो वो बचाने का काम शुरू किया। तो ऐसे लगभग 15 साल तक ये हमने काम किया, 15-16 साल तक। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जल शक्ति मंत्रालय ने ये पुरस्कार प्रदान किया कि लोगों को जागरूकता करने के लिए नेशनल अवार्ड। ठीक बात। ये जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया पुरस्कार है। लेकिन उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है पिछले 10 सालों से तो सरकारें भी इस पर काफ़ी जोर दे रही है जल संरक्षण के ऊपर। जी बिल्कुल। और अमृत सरोवर का जो आजकल एक कंसेप्ट चला हुआ है गाँव में, जी। तो उसका भी उस विषय पे भी काम किया जा रहा है संजय जी। बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब। और मुझे ध्यान है उस वक्त मेरे ख्याल से जो रैली का जो समापन था ना वो हमारे गांव में हुआ था शायद। हाँ, रैली का समापन जो है कंवारी गांव में किया था और हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो पर्वतारोही आदरणीय संतोष यादव जी थी, जो दिल्ली से आई थी विशेष रूप से, और उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई थी। और कंवारी गांव में बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हुआ था उस समय। बिल्कुल। और बहुत लोगों ने उसमें सहयोग किया था, मतलब बहुत बेहतरीन कार्यक्रम था जल संरक्षण के ऊपर जी। और बड़े बड़े लोग उसमें जुड़े थे, प्रशासनिक अधिकारी भी काफ़ी उस कार्यक्रम में जुड़े थे। ठीक बात। और प्रिंट मीडिया ने बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो दी थी, काफ़ी मतलब काफ़ी अखबारों में, संपादकीय में भी आए और दूसरे प्रकार से उसको काफ़ी हाईलाइट किया गया जी। कार्यक्रम को। ठीक है। एक डॉक्टर साहब ये और बताओ, जैसे भी NYK से जुड़े कैसे युवा? पहली सीढ़ी है ना वो यही है कि NYK से जुड़े कब और किस कैटेगरी का, जैसे भाई कौन सी एज ग्रुप जो है ना वो इसके लिए सूटेबल रहती है? नेहरू युवा केंद्र का जैसे जुड़ाव की बात है तो भारत सरकार की गाइडलाइन है। भारत सरकार आज की डेट में, आज वर्तमान में युवाओं की जो एज मानती है वो 15 से 29 साल तक मानती है, लेकिन कुछ साल पहले ये 15 से 35 तक थी जी। और उसी हिसाब से जो है अब लोग जुड़ सकते हैं। तो नेहरू युवा केंद्र एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1972 में स्थापित की गई थी। उससे पहले 1969 में यानी कि 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना हुई थी, NSS जिसको बोलते हैं, जो कॉलेजेस में है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना में जो बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं वो स्टूडेंट हैं, वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के यूथ है, जो बच्चे हैं वो उसमें भाग ले सकते हैं। उसके बाद सरकार ने, जब 1969 में NSS की स्थापना हुई, तो उसके बाद सरकार ने ये विचार किया कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे जो नॉन स्टूडेंट यूथ है या जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया या जो ड्रॉप आउट है या जो पढ़ नहीं रहे हैं, उनको किस प्रकार से सामाजिक गतिविधियों से जोड़ा जाए और राष्ट्रीय गतिविधियों से और देशभक्ति की गतिविधियों से कैसे जोड़ा जाए, जिससे उनका व्यक्तित्व का निर्माण हो, जिससे उनका चरित्र का निर्माण हो। बिल्कुल ठीक बात। तो उस हिसाब से 1972 में फिर नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई। और नेहरू युवा केंद्र विभिन्न विभागों से होते हुए, विभिन्न मंत्रालयों से होते हुए आज वर्तमान में नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग से ताल्लुक़ रखता है। और इसमें वही यूथ जुड़ सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशेष रूप से इसकी स्थापना की गई थी। और ग्रामीण क्षेत्र में युवा मंडलों के माध्यम से नेहरू युवा केंद्र के किससे जुड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल। आज विशेष रूप से आज वर्तमान में हमारे जो विद्यार्थी, जो बच्चे हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। ठीक बात। और 15 से 29 साल के कोई भी यूथ हो, चाहे वो विद्यार्थी हो आज, चाहे वो नॉन स्टूडेंट हो, गैर विद्यार्थी हो, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न जो युवा गतिविधियाँ हैं, युवाओं को विकसित करने की गतिविधियाँ, उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक बात है। इसमें कुछ जैसे ये भी है NYK के अंदर, जैसे कुछ यूथ को मानदेय भी मिलता है। जैसे नेहरू युवा केंद्र में ये पहले से ही, जब से स्थापना हुई तभी से ही एक योजना रखी गई जिसको विभिन्न नामों से जाना जाता था जी। आजकल जो है नेशनल यूथ वॉलंटियर के नाम से जानते हैं उसको। जी सर। नेशनल यूथ कॉर्प एक स्कीम है भारत सरकार की, जिसमें हर साल लगभग 12,000 युवाओं को भारत सरकार उसमें एंगेज करती है और 2 साल के लिए एंगेज करती है। और उसमें नेशनल यूथ वॉलंटियर के नाम से NYV के नाम से। और उसमें आज वर्तमान में 5,000 रुपये पर मंथ जो उन युवाओं को ऑनरेरियम भी दिया जाता है। बिल्कुल। और वो इसलिए दिया जाता है कि हम पूरे देश में 12,000 युवा हर साल तैयार करें कि वो
खुद का व्यक्तित्व का विकास भी करे जी। और दूसरे युवाओं की मेंटरिंग भी करे, दूसरे युवाओं को एक दिशा निर्देशक का काम भी करे, उनको प्रेरणा देने का काम भी करे। और उसी हिसाब से हर 2 साल के बाद नेहरू युवा केंद्र में नेशनल यूथ वॉलंटियर की तैनाती की जाती है। और इसीलिए की जाती है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, जिसने किसी ने +2 की है या किसी ने ग्रेजुएशन की है या किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, और जब तक वो अपने किसी व्यवसाय में नहीं लगते हैं या अपनी नौकरी में नहीं लगते हैं, तो उस बीच में 2 साल का जो कार्यकाल है वो भारत के नौजवानों के लिए दे, देश की सेवा के लिए दे, समाज की सेवा के लिए दे, और अपने हुनर का फ़ायदा जो है अन्य युवाओं के तक भी पहुंचाने का काम करें। उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित भी की जाती है और आगे जो है युवाओं से आयोजन करवाने का भी कार्यक्रम किया जाता है। बिल्कुल ठीक। तो वो नेशनल यूथ वॉलंटियर वो नेहरू युवा केंद्र और यूथ क्लब के बीच में ब्रिज का काम करते हैं, बहुत अच्छी पुल का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक ये बताया कि जैसे सांस्कृतिक एवं खेल युवा कार्यक्रम जैसे हम बात कर रहे हैं, तो खेलों के लिए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए क्या इनका नेहरू युवा केंद्र का कितना योगदान रहता है, किस प्रकार से ये एक्टिविटीज़ करते हैं सर? नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्थापित युवा मंडल जो गांव में है, जो विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से हैं और सोशल जो वर्कर है उनके नाम से हैं, सबसे बड़ा जो हमारे सामने एक एसेट जिसको हम कह सकते हैं, जो संपदा या धरोहर कह सकते हैं, वो यूथ क्लब है जी। और हर गांव में यूथ क्लब की स्थापना एक बड़ा विषय है, एक बड़ा काम है। कुछ गांव ऐसे हैं जिसमें यूथ क्लब नहीं बने हैं, कुछ गांव में यूथ क्लब एक्टिव नहीं है, लेकिन बहुत से गांव ऐसे हैं, मैं अगर हिसार की बात करूं तो 50% गांव ऐसे होंगे जहां पे यूथ क्लब एक्टिव है। और भी जिलों में ऐसा है कि काफ़ी यूथ क्लब एक्टिव है जी। जो न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, अपने चरित्र का निर्माण करते हैं, बल्कि हर विषय में, हर गतिविधि में, हर क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। जैसे भारत सरकार की या हरियाणा सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं जी। और उनका व्यक्तित्व इतना विकसित है कि वो हर इशू को लेकर, हर विषय को लेकर लोगों के बीच में चर्चा कराने का भी काम करते हैं, लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। बिल्कुल। कितने ऐसे विषय हैं जैसे स्वच्छता का, स्वच्छ भारत अभियान है, इसमें बहुत बार बड़े बड़े आयोजन, स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, या जल संरक्षण के कार्यक्रम है, या स्पोर्ट्स आयोजन के कार्यक्रम है, टूर्नामेंट आयोजन के कार्यक्रम है, अच्छा। या बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के कार्यक्रम है, फीमेल के लिए, बेटियों के लिए प्रोत्साहन करने के लिए, या कंपटीशन आयोजित करना है, अलग अलग डेज पे कंपटीशन आयोजित करना है, उनको आयोजित करना है। क्योंकि जो भी हमारे जो हिंदुस्तान में जो दिवस मनाए जाते हैं, महत्वपूर्ण दिवस जिसको हम कहते हैं, या सप्ताह जो मनाए जाते हैं, वो अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों पे या वैज्ञानिकों के नाम से जो दिवस तय किए गए हैं। जैसे मान लो मैं राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करूं, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित किया जाता है, बिल्कुल। या शहीद भगत सिंह जयंती हो गई, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हो गई, या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया, या राष्ट्रीय खेल दिवस हो गया, जैसे ये सब दिवस उनको डेडिकेट करके उनका आयोजन करना, ये नेहरू युवा केंद्र ही पहले हर कार्यक्रम आयोजित करता था। उसके बाद धीरे धीरे मुझे आज भी याद है कि जब हम आज से अगर 15 साल पहले की बात करें, तो जब हम ऑफिस में, ज़्यादातर हमारे ऑफिस में तस्वीरें लगी होती थी स्वतंत्रता सेनानियों की, जैसे भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, सरदार पटेल की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी, या रानी लक्ष्मीबाई, इस प्रकार की तस्वीरें लगी होती। तो लोग आके पूछते थे कि ये सरकार का ऑफिस है या किसी प्राइवेट संस्था का ऑफिस है। ठीक है। लोगों को ये लगता था कि जैसे ये तस्वीरें लगाना, ये तो सरकार के ऑफिसों में तो नहीं लगती है ये। लेकिन हमने शुरू से ये किया था कि हमारे जो युवाओं का चरित्र है वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से प्रभावित होना चाहिए, या हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं जी, उनसे प्रभावित होगा, तभी जो है उनका व्यक्तित्व का विकास होगा। और जब व्यक्तित्व का विकास युवाओं का होता है और तभी उनके अंदर एक स्वाभिमान की जागृति होती है, बिल्कुल, उनके अंदर अपने को पहचानने की जागृति होती है। जब तक वो हमारे जो महान सेनानी रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनकी गतिविधियों को या उनके जीवन को नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो अपने
ना तो समाज को जान सकते हैं, ना अपने राष्ट्र के महत्व को जान सकते हैं, और ना ही अपने जो पूर्वज है उनके महत्व को जान सकते हैं। बिल्कुल, अच्छी बात आपने बताई। तो एक युवा मंडल जो है, क्योंकि आज का जो एक इंटरव्यू है ना वो सिर्फ यूथ के लिए है, जो युवा मंडल से कनेक्टेड है। युवा मंडल एक अच्छा कब माना जाए, उसको क्या क्या मतलब एक साल के अंदर किन किन गतिविधियों कैसे मेंटेन करना होगा अपने आप को, जैसे करते हैं? युवा मंडल अच्छा बताने से पहले मैं 2-3 चीज़ें ये बताना चाहूँगा, युवा मंडल को क्या नहीं करना चाहिए। जी। करना चाहिए वो तो सब बताते हैं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए। युवा मंडल एक सामाजिक संस्था है, हाँ, और जिसको हम सांझी संस्था भी कह सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इस हिंदुस्तान में कोई भी संस्था साझी नहीं होगी सिर्फ युवा मंडल को छोड़ के। जी। क्योंकि अगर आप जातियों पर आधारित कोई संस्था देखो, कोई सभाएं देखो, तो वो जाति से रिलेटेड होती है। जी। पॉलिटिकल पार्टियों से देखो तो वो पॉलिटिकल पार्टियों में बटी होती है। धार्मिक संस्थाएं देखो तो धर्म में बटी होती है। अलग अलग जो है, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग संप्रदाय को वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक बात। लेकिन गांव में स्थापित एक यूथ क्लब वो साझी संस्था है, जिसमें सभी जातियों के लोग भी होते हैं, सभी धर्म के लोग भी होते हैं, उसमें पढ़े भी लिखे भी होते हैं, उसमें अनपढ़ भी होते हैं, उसमें जो है गरीब भी होते हैं, उसमें अमीर भी होते हैं, उसमें लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, हर प्रकार का यूथ उसके अंदर। उसमें बस शर्त यही है कि वो 15 से 29 साल के बीच में होना चाहिए, और 15 से 29 साल के बीच की जो युवाओं की एनर्जी है उसको सदुपयोग कैसे हो और भारत के विकास में वो उसको मुख्य धारा में कैसे लेकर आया जाए, ये यूथ क्लब ही कर सकता है जी। और यूथ क्लब एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में लोगों को उसकी एनर्जी के उपयोग के बारे में कम पता है लोगों को। एक यूथ क्लब गांव में हर काम कर सकता है जी। जो सरकारें पैसे लगा के काम करती है वो यूथ क्लब फ्री में कर सकता है, बगैर पैसे के आयोजित कर सकता है। ठीक बात है। कोई भी स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट हो वो बगैर किसी सरकार की सहायता से आयोजित कर लेता है। कोई कल्चरल इवेंट करना है उसको बड़े आसानी से आयोजित कर लेता है। किसी स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनानी है तो वो बहुत आसानी से बगैर किसी पैसे से कर लेता है। अपने लोग योगदान से, अपने आपस के योगदान से, अपने गांव के कंट्रीब्यूशन से हम बहुत अच्छी तरह से आयोजन कर लेते हैं। किसी गांव में बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान चलाना है तो सब लोग अपना झाड़ू और तसला लेकर आ जाते हैं, सब लोग उसको साफ सुथरा बना सकते हैं। गांव को होली का त्यौहार मनाना है तो सब लोगों को इकट्ठा करने की क्षमता एक यूथ क्लब में होती है। वो इसलिए होती है कि हम साझे हैं, हम सबके मिले जुले हैं, और साझा जब कोई व्यक्ति होता है या साझी कोई संस्था होती है तो उसके प्रति सबका अट्रैक्शन रहता है और वो सबको रिप्रेजेंट करता है। तो मैं जो कह रहा था कि उनको क्या नहीं करना चाहिए, उनको 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक तो उनको पॉलिटिकल अफेयर में नहीं घुसना चाहिए किसी में भी, बहुत बड़ी बात, क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर जो है वो पार्टियों से को रिप्रेजेंट करता है जी। और लोग एक गांव में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं। ठीक बात। अगर पॉलिटिकल पार्टी से उसने कनेक्टिविटी की तो उस यूथ क्लब में डिवीज़न होने के चांसेस होते हैं जी। बिल्कुल। दूसरा, किसी भी प्रकार के पंचायती जो काम होते हैं, पंचायत के काम है, या आप ये कह सकते हो सरकार के प्रीव्यू में जो काम होते हैं, जो जुडिसडिक्शन में जो काम होते हैं, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से हमारे यूथ क्लब जो है कोई ज़मीन का अतिक्रमण किया हुआ है या कब्जा किया हो तो उसमें पड़ जाते हैं, तो वो सब जो है उसमें पॉलिटिक्स घुस जाती है तो यूथ क्लब डिवीज़न हो जाता है। ठीक बात है, बिल्कुल। और यूथ क्लब बट जाता है। फिर तीसरा ये है कि यूथ क्लब को कभी भी किसी के पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए। वो किसी जाति भी हो सकती है, वो कोई धर्म भी हो सकता है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, यह कोई पक्ष विपक्ष भी हो सकता है, उसमें नहीं खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको साझा रहना है और आपको सत्य के साथ चलना है और आपको जो है लोगों को सही दिशा में लेके जाना है, या आपको सही को सही कहना है और गलत को गलत कहना है, तो आपको फिर पक्ष विपक्ष के साथ खड़ा नहीं होकर आपको सत्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको सच्चाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको न्याय के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो 3 चीज़ें बिल्कुल युवा मंडल को नहीं करनी चाहिए। बाकी करने के लिए बहुत काम है। आप जो भी गांव से विकास का संबंध है या एक यूथ का विकसित होने का संबंध है, वो सारे कार्यक्रम वो अपने आयोजन में कर सकते हैं। महिलाओं के विकास के लिए, बेटियों के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, बच्चों के लिए, हर प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों की याद में उनकी जयंती आयोजन कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो हमारे फेस्टिवल है जिनको आज हम भूलते जा रहे हैं। हम
सांझे नहीं रहे सही। एक्चुअली। वास्तविक बात यह है कि हमारे ना तो त्यौहार सांझे रहे हैं, जी बिल्कुल सही बात। ना हमारे लोग सांझे रहे हैं, ना हमारे जो भी विचार है वो सांझे रहे हैं। जी कि हम एक कितने भी लोग इकट्ठे हो, लेकिन एक जगह एक पॉइंट पे पहुंचने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है, और उस पॉइंट पे पहुंचना ही आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि यूथ क्लब का गठन हर गांव में बहुत ज़रूरी है। आप उसको यूथ क्लब भी कह सकते हो, आप उसको युवा मंडल भी कह सकते हो, आप उसको यूथ ग्रुप भी कह सकते हो, ठीक बात। या आप उसको एक यूथ मंच भी कह सकते हो। ठीक। क्योंकि मैं इसलिए ज़रूरी मानता हूं कि वर्तमान समय में युवा मंडल का होना इसलिए ज़रूरी है कि वो सामाजिक गतिविधियों या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो बात करेगा ही करेगा, उसके अलावा वो उनके खुद के व्यक्तित्व के विषय में बातचीत करना, उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो बुराइयां हैं, या उनके बीच में जो एक कुंठा स्थापित होती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उनकी अपनी समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान उन युवाओं के बीच में जो उनकी जो पीयर ग्रुप के बीच में डिस्कशन करना, या अपनी समस्याओं को उस ग्रुप के बीच में रखना, वो एक सबसे बड़ा मंच हो सकता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि यूथ क्लब का गठन या यूथ ग्रुप का गठन जरूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और मुझे डॉक्टर साहब याद है कि जब हम होते थे उस वक्त, आजकल तो सफाई कर्मचारी सरकार ने भी नियुक्त कर रखे हैं, लेकिन उस वक्त तक सफाई की कोई खास व्यवस्था नहीं होती थी, और गलियाँ भी लगभग गाँव की कच्ची होती थी। और जैसे हम कोई अपने घर से, आपने कहा भाई कसी ले जाता, कोई तांसड़ा ले जाता, कोई कसोला ले जाता, कोई झाड़ू ले जाता, या कोई अपना कोई भी तरीका अपना रहे, और हम उस गली में जाते जिस एरिया में सबसे ज़्यादा मतलब कीचड़ होता, बहुत गंदगी होती थी, और वो करके आते साहब, तो आसपास के जो लोग थे ना, वो भी एक उनको देख करके अपने आप जो है ना कई बार लग जाते थे। तो ये एक बड़ी बात थी। तो लोग तो तभी जुड़ते हैं जब हम अपना कुछ कोई ना कोई योगदान करेंगे। ये आपने सही बात बताई। आपने एक बात, ये बहुत अच्छी बात बताई, और हमें समय समय पर कहते थे वो लोग कि भाई राजनीतिक आदमी को हमने है ना इन्वॉल्व नहीं करना। तो तब मैं सोचता था भाई ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, और आज आपने ये बात मुझे सही बताई है कि भाई वाकई में एक आपने बात करी साझी संपदा, कॉमन प्रॉपर्टी, और या कॉमन जो, क्योंकि मैं कल है ना एक +2 क्लास में एक चैप्टर पढ़ा रहा था, कॉमन जो प्रॉपर्टी एक तरीके से अंटार्कटिका को लेकर के। तो अंटार्कटिका जो से भाई जो बर्फ़ है उसको लेकर के, तो वहाँ से मुझे याद आया कि आज बहुत सारे देशों ने अपने वहाँ पर रिसर्च सेंटर भी बना रखे हैं। कुछ लोग अपना दबदबा मानते नहीं, ये प्लेस मेरा है, लेकिन वो एक कॉमन प्रॉपर्टी है और वो खतरे में है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि भाई वो युवा मंडल भी कहीं ना कहीं दिशाविहीन हो जाते हैं, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये 3 चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अगर ऐसा करते हैं तो, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल। तो आज की अच्छी जानकारी आपने हमें दी युवा मंडल से जुड़ी हुई, और इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, मैं भी आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक ऐसा विषय चुना है जो नेगलेक्टेड है। जी। साझी विरासत का जो विषय है या यूथ का विषय है जी, वो एक बहुत ही मतलब आज के अगर समय में, वर्तमान समय में देखें तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि समाज जो है साझा ही होता है, ठीक बात, निजी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सही। राष्ट्र जो है साझा होता है, निजी नहीं हो सकता है। और ये जो साझापन है, या जो जिसको कहते हैं कि कम्युनिटी का जो एक मतलब लगाव होना चाहिए, या राष्ट्रीयता या राष्ट्र तभी बनता है जब सब जुड़ते हैं। ठीक बात। तो ये विषय आपने बहुत अच्छा उठाया, तो आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे, फिर कभी एक नए विषय और नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच संजय जी, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।